हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ अपने युवराज सिंह ठाकुर पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट 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 डिजायरेबल टॉपिक, जिसके लिए मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी। दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो पहले पूरी हिस्ट्री में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने एज दे केम टू द इंडिया एज ट्रेडर्स एंड फाइनली दे बिकम द रूलर्स। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17, द चार्टर एक्ट ऑफ 1790, 1813, 1833, 1853 एंड फाइनली कहते हैं ना, एक रबर बैंड को एक इलास्टिक लिमिट तक आप खींच सकते हैं। उसके बाद जब आप उस रबर बैंड को खींचना स्टार्ट करते हो तो फाइनली इट गेट ब्रेक इट डाउन। सेम थिंग हैपेंड विद द इंडियंस इन 1857। मतलब एक दिन का इवेंट नहीं है द रिवोल्ट ऑफ 1857, इट वाज वन सेंचुरी। इट टेक्स वन सेंचुरी। द 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1857, it is a long journey traveled by the Indians against this discrimination committed by the Britishers। और उसी को हम कहते हैं द ग्रेट रिवॉल्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द बैटल ऑफ 1857, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। This is referred as the first war of Indian independence. British historians इसे जो है foreign कहते हैं। Everything, a lot of things are there which are said for the revolt of 1857, but ultimately the revolt of 1857 was not just a revolt, but it is the outburst of the feelings of all the Indians। अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, to sacrifice their life and everything for the freedom of the nation. So without wasting the time, let's get started with the topic. This topic क्या PDF आप लोग चाहते हैं तो you will get the PDF on the Telegram channel। Telegram channel का भी लिंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, from where you can get। and it's a request आप इस वीडियो को ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि सभी को पता चले the history of the revolt of 1857। जब हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ कॉजेज इन एवरीथिंग। सी दिस आर द फ्रीडम फाइटर्स, हमारे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। माँ भारती आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट साइड में यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स हैं। मंगल पांडे आपको इस फोटो के अंदर दिख रहे हैं, टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, द हैंगिंग पिक्चर्स इन एवरीथिंग। दिस ऑल आर द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने जान की परवाह नहीं। they all will care about their nation and they all will sacrifice their life for the sake of nation। ये स्टैम्प है मंगल पांडे का। नाउ इन रिस्पेक्ट टू मंगल पांडे, भारतीय सरकार ने पोस्ट स्टैम्प जारी किया था, जिस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए, दिस आर द डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। डेज़ेरिया नाम की व्यक्ति हैं जिनका कहना है फॉर द नेशनल रिवोल्ट। जॉन सेवन ने कहा रिवोल्ट ऑफ 1857 सेपॉय मीटिंग, सेपॉय जो इंडियन सोल्जर्स को कहा जाता है उनका विरोध था। या होम्स का ऐसा कहना है कि ये सिविलाइज्ड और सिविलाइज्ड लोगों के बीच की लड़ाई थी। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक रिवोल्ट ऑफ 18 को फर्स्ट नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से संबोधित किया है। विनायक दामोदर सावरकर का फोटो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया। जब हम देखें तो स्टार्टिंग अल्टीमेटली किस तरह से होती है, हाउ द रिवोल्ट गेट बर्स्ट। तो भैया ऑन 9 मई 1857, 9 मई 1857 का वो दिन होता क्या है, मेरठ के परेड ग्राउंड में 85 इंडियन ट्रूपर्स को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोर्ट मार्शल। जब आर्मी से निकाला जाता है तो दैट इज सिंपली रेफर्ड एज कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। उन लोगों का क्राइम क्या होता है कि बहुत बारीक सा उन लोगों का क्राइम होता है। ट्रूपर्स क्या करते हैं, नई जो राइफल इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रिटिशर्स, उन न्यू राइफल्स को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं, वो इमीडिएट कॉज बनेगा, उसके लिए हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि क्यों मना करते थे। बाकी मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल के मतलब एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि उसके ऊपर गाय कर भी जो है वो फ्रीज करके दे दी जाती है। दिस न्यूज़ वॉज स्प्रेड कि भैया ऐसा ऐसा ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन ट्रूपर्स और द सोल्जर्स रिफ्यूज, और उसी वजह से 85 इंडियन सोल्जर्स को क्या कर दिया जाता है, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। अब
ये देखिए न्यू कार्ट्रिज के बारे में कि रूमर ऐसा स्प्रेड होता है कि न्यू कार्ट्रिज जो है वो फैट ऑफ काउ एंड पिग कैरी करता है। हिंदूज के लिए जो गाय होती है वो पवित्र होती है, मुस्लिमों के लिए पिग जो रहता है उसे खाना कुरान के तौर पर क्या रहता है, मतलब आप कुरान में उसको जो है वो फॉरबिडन करके रखा हुआ है। तो बीफ एंड पॉर्क, because cow is sacred for Hindus, and pork because pork is not at all good for Muslims according to the Quran। तो इस वजह से न्यू कार्ट्रेज का क्या होता है, बहुत ज़्यादा विरोध होता है एंड दिस रूमर्स आर स्प्रेडिंग। दिस आर सम ऑफ द कॉजेज। देखिए मैंने अभी भी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज और मिलिट्री कॉज, ये टोटल 6 तरह के कॉज हैं जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857, द माइटी रिवोल्ट ऑफ 1857 लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक एक करके हम इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज की, राजनीतिक कारण अल्टीमेटली क्या है। देखिए ब्रिटिशर्स जो है वो कंटिन्यूसली इंडियन टेरिटरीज को अपने अंदर मिलाए जा रहे थे। बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल हार जाते हैं। फिर एंग्लो मैसूर वॉर्स आपने हिस्ट्री में देखा है, एंग्लो मराठा वॉर्स आपने हिस्ट्री में देखा, और इन सभी वॉर्स का इंटेंशन होता है इंडियन टेरिटरीज को एनेक्स करना। उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक तरीके से आपकी सब्सिडरी अलायंस, फर्विंग ऑफ फ्रेंच पॉलिसी, और फाइनली एक व्यक्ति आता है गवर्नर जनरल बन के 1848 में, जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। इनकी एक पॉलिसी होती है जो बहुत बदनाम सी पॉलिसी है। उस पॉलिसी को कहा जाता है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहते हैं इनकी पॉलिसी को? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी की वजह से बहुत सारे इंडियन रूलर्स होते हैं वो अपने टेरिटरीज खो दी थी टू द ब्रिटिशर्स, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाराज भी हो जाते हैं लॉर्ड डलहौजी से। तो ये एक पॉलिटिकल कॉज है। कौन कौन जो है वो नाराज होता है? सबसे पहले देखिए रानी लक्ष्मीबाई। ये वही है जिनके बारे में आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी कि बुंदेली हर बोलो की वो हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, ये सन 57 में जो चमकी वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यही है वो महारानी लक्ष्मीबाई। इनके जो अडॉप्टेड सन थे दामोदर राव, ब्रिटिशर्स जो है वो राजा मानने से मना कर देते हैं, और इसी वजह से ये जो रहते हैं क्या करते हैं, अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजन के अगेंस्ट में जो है वो खड़ी हो जाती है। जो रीगल टाइटल्स होते हैं जैसे नवाब ऑफ कार्नाटिक एंड तंजौर, उन्हें देते हैं ब्रिटिशर्स। जब कार्नाटिक का तंजौर का कोई नवाब नहीं होगा, मुगल एम्परर जो है वो हिंदुस्तान के बादशाह नहीं कहलाएंगे बहादुर शाह जफर सेकंड के बाद। समझे, बहादुर शाह सेकंड के बाद जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो ये भी वर्डिक्ट जो है ब्रिटिशर्स ने पास किया था कि आफ्टर बहादुर शाह मुगल्स जो है वो राजा नहीं कहलाएंगे। उसके बाद जो लास्ट मराठा पेशवा होते हैं आपके पेशवा बाजीराव, उनके अडॉप्टेड सन होते हैं नाना साहेब। उन्हें ब्रिटिशर्स वो पेंशन नहीं देंगे जो उनके पिताजी को मिल रही है, नवाब भी नहीं माना गया। तो अल्टीमेटली बाजीराव सेकंड गोइंग टू बी द लास्ट नवाब। ये भी होता है। देखो यहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई नाराज हो गई, लेकिन उनके बेटे को राजा मानने से मना कर दिया गया। यहाँ से कर्नाटक के नवाब नाराज हुए, तंजौर के नवाब नाराज हुए। स्पेशली मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, क्योंकि बहादुर शाह जफर की जो रिस्पेक्ट थी मुगलों के लिए वो अभी भी इंडियन सोल्जर्स के मतलब इंडियंस के अंदर बनी हुई थी। तो उन्हें मुगल एम्पर मानने से मना किया गया। तो एक वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट हुई कंट्री, और यहाँ नाना साहेब भी अगेंस्ट में हो गए थे। दिस आर द सम ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स से जो है लोग बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं। कि ये थोड़ा सा ब्लड इमेज से बोले, बट ये तात्या टोपरा है, ये नाना साहेब है, जो कि पेशवा बनना चाहते थे, जो डिजर्व थे, जो कहते थे कि आई एम द डिजर्विंग सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। पर ये अडॉप्टेड थे, और डॉक्ट्रिन ऑफ लक्ष्य के हिसाब से अगर किसी इंडियन रूलर का खुद का बेटा नहीं है तो उनकी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के फुल लैप्स हो जाएगी। अडॉप्टेड सन वाली परमिशन ब्रिटिशर्स नहीं देते थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने खूब लड़ी मर्दानी वाली। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो देखिए अब बहादुर शाह जफर जो है उनकी डेथ के बाद मुगलों से टाइटल्स ले लिया जाएगा, ऐसा लॉर्ड कैनिंग ने कह दिया था। और इसकी वजह से बहुत सारे ब्रिटिशर्स पर बहुत सारे मुस्लिम सेंटिमेंट्स जो है इसकी वजह से हर्ट हुए। यहाँ पर मुस्लिम फीलिंग्स बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई। अब सोशल और रिलीजियस कॉज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए सोशल कॉज के ब्रिटिशर्स जो है वो इंसल्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे फॉर द इंडियंस, ब्लैक डॉग्स,
आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड टू, डॉग्स के साथ इंडियंस को कंपेयर करना, ब्लैक पीपल बुलाना, जो मन में आ रहा है उस तरह की भाषा से बात करना, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गई बहुत ज़्यादा। की वजह से नॉर्मल पीपल के जो सेंटिमेंट्स है बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बुरा लगता है। देखो आपसे भी अगर अच्छे लैंग्वेज में बात नहीं करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, सीरीज बात है, तो इंडियंस को भी इस चीज़ का बुरा लगता था। इट विल बिकम वन ऑफ तो सती प्रथा की, देखिए हम आज जानते हैं कि सती प्रथा की बात हो रही है, बट उस टाइम इट वॉज द कल्चर। तो सती प्रथा की को बैन करना, ये भी कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स इंडियंस को बुरा लगा। चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड, पॉलीगैमी, इन सबको जो ब्रिटिशर ने नॉट अलाउड कर दिया तो लोगों को लगा कि हम रिलीजियस मैटर के अंदर, कस्टम्स के अंदर बोल रहे हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे ब्रिटिशर्स से। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत तो थी, बट इन गलत को भी जो लोग समर्थन कर रहे थे उन लोगों के लिए तो ये गलत था कि भैया हमारी प्रथाएं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रास्ता तय करती है फॉर रिवोल्ट ऑफ 1847। इसके अलावा देखें तो जो यूरोपियन ज्यूज थे, वो लोग क्या करते थे यूरोपियंस, अगर किसी ने इंडियन के अगेंस्ट एक क्राइम कर दिया, एक स्टोरी आती है कि मतलब सिर्फ ग्लास तोड़ देने की वजह से ब्रिटिश ऑफिसर ने मार मार कर अपने इंडियन एम्प्लॉय को मार डाला एक तो, और कोर्ट ने उसके ऊपर सिर्फ ₹1 का फाइन लगाया, मतलब इंडियन की जान की कीमत से ₹1 लगाई। तो यूरोपियन ज्यूरीज जो थी वो बहुत ही कम पनिशमेंट देती थी यूरोपियंस को, फिर देती ही नहीं थी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस कॉजेज ये थे, हिंदूज और मुस्लिम्स को जो आपके मिशनरीज थे, वो मिशनरीज क्या कर रही थी, फोर्स कर रही थी कि भैया आप जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी वो फेवर कर रही थी कि हाँ, और मुस्लिम्स को फोर्सफुली आप क्रिश्चियनिटी में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो आप किसी भी रिलीजन के ऊपर आ जाते हैं तो भैया फिर तो सही बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो राम के और मोहम्मद के नाम को गालियाँ देते थे। जब प्रभु श्री राम है, पैगम्बर मोहम्मद साहब हैं, उनके नाम से लोगों को गाली दी जाती थी। तो इससे भी लोगों के सेंटिमेंट जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुए कि यार आप हमारे फिगर्स की रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा को जो है बंद कर दिया गया था। उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं उनको तोड़ा फोड़ा जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये जो थे आपके कुछ रिलीजियस और सोशल कॉजेज थे। एक एक करके मैं सारे कॉजेज आपके सामने इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हमें बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से क्लियर है। देखो इसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज और मिलिट्री कॉजेज हम एक एक करके देखते हैं। तो इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की सारी होती है, ब्रिटिशर्स वर अल्टीमेटली द ट्रेडर्स। यहाँ ब्रिटिशर्स में जितनी बार कह रहा हूँ मेरा मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। वी वर ट्रेडर्स, और उनका जो होलफुल मोटिव था वो मोटिव था टू गेन प्रॉफिट। द मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट, और इसी वजह से उन्होंने इंडिया की सारी वेल्थ और नेचुरल रिसोर्सेज को इंडियन भेज रहे थे। लूट लूट के खजाना का भेजा जा रहा था, भेजा जा रहा था, लूटा जा रहा था, इंडियन से उसे भेजा जा रहा था। ये जो फीस है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या करती है, हर्ट करती है इंडियंस के सेंटिमेंट्स को। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन कि इंडिया की इकोनॉमिक, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो खराब हो रही थी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, 1757 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी इट इज नियर अबाउट 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। और जब ब्रिटिशर्स में 1947 में छोड़ कर गए तब इट इज 0.0003, 4 बार जीरो लग गए थ्री से पहले। इतनी ज़्यादा वर्स्ट हिट हुई हमारी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने की वजह से। ड्यू टू दिस रीजन कि लोग जो थे वो एक्टिविस्ट जो थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा नाराज थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज के बारे में बात करें तो देखिए यार, तो विलियम बेंटिक हैं गवर्नर जनरल, उन्होंने क्या किया, जो रेंट फ्री स्टेट्स दिए जाते थे पहले जमींदारों को कि ठीक है तुमने राजा के लिए कुछ अच्छा काम किया तो ये हम तुम्हें दे रहे हैं, यहाँ का पूरा रेंट वगैरह तुम कलेक्ट करोगे, वो सारा दो ब्रिटिशर्स ने वापस छीनना स्टार्ट किया। डलहौजी ने क्या किया भैया, बहुत डेक्कन में बहुत सारे लोगों से उनकी जागीरों को छीन लिया गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के बेसिस के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट बताते हैं, अवध के मतलब अवध को एनेक्स करने के बाद जमींदारों तालुकदारों से क्या कर ली गई, उनकी जमीनें छीन ली गई। तो हायर पोस्ट और हैंडसम सैलरीज थी, सिर्फ ब्रिटिशर्स को दी जाती थी, इंडियंस को नहीं दी जाती थी। लेकिन आर्मी में भी यही होता था कि इंडियंस को कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी,
सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को दी जाती थी, भले ही इंडियन कितना ही केपेबल क्यों ना हो, बट स्टिल द हायर पोस्ट आर जस्ट गिवन टू द ब्रिटिशर्स। और हायर पोस्ट मिला तो ज़्यादा सैलरी भी उनको मिलेगी। इंडियंस को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ होता था। मिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करें तो देखो वही अभी जो मैंने आपको बताया, ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। इंडियन सिपाहीज को ना तो हाई सैलरी दी जाती थी और ना ही प्रमोशन दिया जाता था। सिर्फ सूबेदार वो पोस्ट है मैक्सिमम जहाँ तक इंडियंस पहुँच सकते थे, पर नहीं पहुँच सकते थे। और ब्रिटिशर्स अपॉइंट ही सूबेदार की पोस्ट पे ऊपर की पोस्ट पे होते थे। मतलब समझ रहे हो आप, जो हाईएस्ट पोस्ट है इंडियंस के लिए, ब्रिटिशर्स उस पोस्ट से ऊपर की पोस्ट के ऊपर क्या होते थे, अपॉइंट होते थे। ब्रिटिश आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट अफगान वॉर, सिख वॉर, क्रिमिनल वॉर के अंदर पूरी तरह से वल्नरेबिलिटी उनकी एक्सपोज हो जाती है इन लड़ाइयों के बाद। जो इंडियन सिपाहीज थे उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट या भत्ते के फॉरेन जा जाके लड़ना पड़ता था। उन्हें कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी जाती थी। जो प्रिविलेज थी फ्री पोस्टेज की, वो सिपाही से छीन ली गई पोस्ट ऑफिस एक्ट 1857 के बाद में। जो है आप लोगों को जो है अब पूरी तरह से बात माननी होगी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की। तो ये थे सारे के सारे कॉजेज। इमीडिएट कॉज मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि पॉर्क और काउ बीफ वाला जो इंसिडेंट है वो इमीडिएट कॉज फॉर दिस ऑल वर द कॉजेज। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को एक बार स्टडी ज़रूर कीजिएगा और लगे तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके इन सारे कॉजेज को देख सकते हैं। कॉजेज के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि रिवोल्ट अल्टीमेटली हुआ कहाँ कहाँ। मेजर सेंटर है जिसमें 5 मेजर सेंटर आपको सामने दिख रहे हैं। मेरठ, मेरठ से रिवोल्ट किया, दिल्ली से किसने रिवोल्ट किया, अवध से किसने रिवोल्ट किया, कानपुर से किसने रिवोल्ट किया, झांसी और ग्वालियर से किसने रिवोल्ट किया। तो दिल्ली से रिवोल्ट किया बहादुर शाह जफर ने, अवध से रिवोल्ट किया बेगम हजरत महल ने, कानपुर से रिवोल्ट किया नाना साहेब ने, झांसी और ग्वालियर से महारानी लक्ष्मीबाई ने जो है रिवोल्ट किया तो ब्रिटिशर्स। जब हम मेरठ के बारे में बात करते हैं तो 9 में 1857 जो 85 इंडियन सोल्जर्स को कोर्ट मार्शल किया गया वो मेरठ में ही किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने नए कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया। अगले दिन क्या होता है, उन सोल्जर्स के कंपेनियंस ने जेल के ऊपर अटैक कर दिया, सारे के सारे सोल्जर्स जो है वो जेल से छुड़वा लिए गए। तो 9 में 1857 को कोर्ट मार्शल करके अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि उन्होंने नए कार्ट्रिज यूज करने मना कर दिया था। नेक्स्ट डे मतलब 10 मई जो है 1857 को क्या होता है, बाकी के सिपाही जो है वो मिलकर के जेल के ऊपर अटैक कर देते हैं, अपने सोल्जर्स को छुड़वा लेते हैं, अपने मित्रों को छुड़वा लेते हैं और जो यूरोपियन ऑफिसर्स होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। और क्या डिसाइड करते हैं कि वी विल गो टुवर्ड्स दिल्ली एंड वी विल डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ इंडिया। ये इंसिडेंट मेरठ में होगा 9 मई और 10 मई को। ये इंसिडेंट आपको देखने के लिए मिलेगा मेरठ में। दिल्ली में क्या होता है, 12 मई को वो सोल्जर्स दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली को क्या कर लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं। बहुत सारे यूरोपियंस को मार दिया जाता है। सब यूरोपियंस लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे यूरोपियंस को मार दिया जाता है। फाइनली बहादुर शाह जफर सेकंड को एक बार फिर से क्या किया जाता है, तब मुगल बादशाह, भारत का बादशाह डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिल्ली जो ब्रिटिशर्स हारे वो ब्रिटिशर्स के सम्मान की बात आ गई, उनका सम्मान जो है वो छीन लिया। दिल्ली में क्या होता है, 14 सितंबर 1857 को ब्रिटिशर्स फिर से दिल्ली के ऊपर अटैक करते हैं। 20 सितंबर यानी 6 दिन की लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स दिल्ली को रीगेन कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर और उनकी जो वाइफ होती है बेगम जीनत महल, इन दोनों तो हुमायूं के टॉम भाग जाते हैं। बट वहाँ पर जनरल हडसन उनका पीछा करता है। तीनों बेटे जो रहते हैं वो मार दिए जाते हैं मुगल एम्पर को। राजा और रानी को जो है वो रंगून भेज दिया जाता है। इसी पर बहादुर शाह जफर की 84 मतलब 1861 में नियर अबाउट 86 ईयर्स की एज में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 1862 में, सॉरी 1862 में बहादुर शाह जफर 87 ईयर्स की एज में ऊपर वाले को प्यारे हो जाता है। दिस विल हैपन विद दिल्ली। 12 मई ब्रिटिशर्स से इन सिपाहीज कब्जा कर लेते हैं। फिर मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने उनका कब्जा रहता है। ब्रिटिशर्स रीगेन दिल्ली ऑन 20 सितंबर 1857। बहादुर शाह और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल पहले तो भाग जाते हैं पर बाद में पकड़ लिए जाते हैं और क्या कर दिया जाता है,
उनके तीनों बेटों को मार दिया जाता है। मतलब मुगल कोई परिषद ही नहीं बचता। बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम को म्यांमार, बर्मा, रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि उनकी 1862 में डेथ हो जाती है। इस तरह से ब्रिटिशर दिल्ली को वापस अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये है बेगम जीनत महल और ये है बहादुर शाह जफर। आप देख सकते हैं दोनों के फोटोज। और ये है जनरल हडसन जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। हम आगे बात करते हैं औध, अवध या लखनऊ की। तो यहाँ पर भैया लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी की वजह से अवध जो है वो एनेक्स हो जाता है। जब बेगम हजरत महल के बेटे ब्रजेश कादर को नवाब मानने से मना कर देते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब। नवाब जो है अवध के वो कलकत्ता जाते हैं। उनकी भाई बेगम हजरत महल उनका 11 साल का बेटा जो है वो अवध में रहते हैं बहुत पुअर कंडीशन में। पीपल ऑफ अवध इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं। 4 जून 1857 को अवध के अंदर 1857 जो रिवोल्ट चल रहा है उसकी चिंगारी भड़क उठती है। हेनरी लॉरेंस जो कि ब्रिटिश रेसिडेंट होता है कुछ यूरोपियंस के साथ अपनी रेसिडेंसी में शरण लेता है। बेगम हजरत महल रेसिडेंसी पर कब्जा कर लेती है और क्या करती है, आपके व्यक्ति हेनरी की हत्या कर देती है। तो ये यूरोपियन है हेनरी लॉरेंस जो कि रेसिडेंट था, को मार दिया जाता है 4 जून 1857 को। फिर जून से सितंबर तक कब्जा रहता है बेगम हजरत महल का लखनऊ पर। फाइनली कॉलिन कैम्पबेल जो कमांडर इन चीफ होता है वो गोरखा रेजिमेंट के साथ मिलकर के अटैक करता है अवध के ऊपर। और मार्च 1857 तब मार्च 1850 में फाइनली बेगम हजरत महल के सोल्जर्स हथियार डाल देते हैं और अवध फिर से ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। जो रेबल्स होते हैं, विरोधी होते हैं, उन सभी लोगों को नेपाल बॉर्डर पे भेज दिया जाता है क्योंकि गोरखा ने कब्जा करके उनको मार देते हैं या फिर बैड वेदर की वजह से उन लोगों की वहाँ पर डेथ हो जाती है। दिस वॉज द स्टोरी अबाउट अवध। ये सारी चीज़ें जो है वो अवध में हो रही होती है। जब हम आपकी ये देखिए, ये है आपकी बेगम हजरत महल और ये है कॉलिन कैम्पबेल ब्रिटिश ऑफिशियल। अवध के बाद हम लोग चलते हैं सीधे कानपुर के सफर पर। कानपुर के अंदर क्या हो रहा होता है, तो नाना साहब जी के अडॉप्टेड सन होते हैं आपके पेशवा बाजीराव के। इसके अडॉप्टेड सन होते हैं पेशवा बाजीराव के। जिनको क्या करते हैं पेंशन देने से मना कर देते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, सॉरी यार हम आपको कोई भी पेंशन नहीं दे सकते। वो कानपुर से रिवोल्ट करते हैं। उनके साथ होते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। महारानी लक्ष्मीबाई के वॉरियर गुरु भी माने हैं। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को युद्ध की शिक्षा भी जो है वो दी थी। तो बहुत ही भयंकर बैटल होती है ह्यूज विलर के साथ और फाइनली जनरल ह्यूज विलर जो है वो सरेंडर कर देता है 27 जून 1857 को। नाना साहेब जो है वो सेफ पैसेज करते हैं ब्रिटिशर्स को। नाना साहेब शॉर्ट सेफ पैसेज को ब्रिटिश को यहाँ पर जनरल जेम्स ओनिल इलाहाबाद और बनारस में क्या करते हैं, इंडियंस को बहुत अच्छे से नहीं करते। इसी वजह से जो भड़के हुए इंडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रिटिश सिटीजन की हत्या कर देते हैं। जून 1857 में जो जनरल होता है वो नाना साहेब को हरा देता है। नवंबर 1857 में नाना साहेब और तात्या टोपे क्या करते हैं, कानपुर को रिकैप्चर कर लेते हैं। बट फाइनली 6 दिसंबर 1857 को जनरल कैंपबेल, वही अवध वाला जनरल कैंपबेल, कानपुर को भी क्या कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। नाना साहेब नेपाल चले जाते हैं, उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है बाद में। और फिर तात्या टोपे महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर इस जंग को आगे कंटिन्यू रखते हैं। ये है आपके नाना साहेब, पहले भी मैंने आपको उनका फोटो दिखाया है। ये है तात्या टोपे। और फिर फाइनली हम लोग आ जाते हैं झांसी और ग्वालियर। 1857 की क्रांति में जब इंडियन से ब्रिटिशर्स ने भी जिनकी चकाचक तारीफ की वो है महारानी लक्ष्मी। 1850 महारानी बाई जो है वो जून 1850 रिवोल्ट कर देती है। महाराजा गंगा बाई दामोदर राव नेवालकर की माँ महारानी लक्ष्मीबाई आपको रूलर घोषित कर लेते हैं। तात्या टोपे कानपुर हारने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई के साथ हो जाते हैं। 3 अप्रैल 1858 ह्यूज रोज नाम का जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है वो झांसी पर कब्जा कर लेते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई तलती चली जाती है ग्वालियर के पास में। तो तात्या टोपे उनसे मिलते हैं, दोनों ग्वालियर जाते हैं। ह्यूज रोज भी ग्वालियर जाता है और जून 1858 में ग्वालियर पर कब्जा कर लेता है। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाती है। तात्या टोपे जो वो यहाँ चले जाते हैं।
उसके बाद में 1859 तक गोरिल्ला वॉरफेयर में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। एक बार वो अपने दोस्त घर पे सो रहे होते हैं, वो दोस्त नहीं होता है, जो दुश्मन होता है, जलियाद होता है, गद्दारी कर लेता है, फाइनली आते हैं तो वो कैप्चर्ड एंड लेटर ऑन वॉर। इस तरह से 1857 रिवोल्ट का एक महानतम योद्धा जो है वो फिर हम लोगों के बीच ही रहता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में ग्वालियर में सिंधिया और गद्दारी जो है वो भी महारानी लक्ष्मीबाई से उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि सिंधिया अगर उस समय महारानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट करते तो 1857 ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से छुपाने की जगह नहीं मिलती। बट वट एवर इट वॉज, ये महारानी लक्ष्मीबाई की कुछ फोटोज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा जाता है, सच में एक वीरांगना है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं, छोटे से बच्चे को पीठ पे बांध कर इन्होंने बैटल फील्ड के अंदर लड़ाइयाँ लड़ी, तात्या टोपे अगेन। और ये हैं वो जब वहाँ तात्या टोपे को फांसी लगा दी गई। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बरेली से खान बहादुर खान ने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया है, रिवोल्ट किया था, बाद में जो है वो ब्रिटिशर ने सप्रेस कर दिया। बिहार से एक जमींदार होते हैं कुंवर सिंह, यहाँ की उम्र के 45-50 साल के जमींदार होते हैं, उन्होंने भी रिवोल्ट किया था बट ये भी कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि बिहार ही बनारस से बनारसियों ने रिवोल्ट किया था और ये भी आखिर में हार गए। फाइनली जुलाई 1850 तक रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से क्रश कर, ये रिवोल्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि पूरी तरह से क्रश करने में ब्रिटिशर्स को 1 साल का बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी के साथ 1857 के रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने क्रश किया एंड फाइनली द रिवोल्ट एंड्स। रिवोल्ट के फेल होने के कुछ मेजर रीजन, सबसे पहले तो रिवोल्ट पूरी तरह से लोकलाइज था, तो देखो कम्युनिकेशन का गैप था, पहले फोन वोन होते नहीं थे। कानपुर में जिन्होंने रिवोल्ट किया, अगर कानपुर से ब्रिटिशर्स भाग गए तो वो सेलिब्रेट करने लग गया था, ये लोग झांसी ग्वालियर मेरठ में क्या हो रहा है उससे किसी भी तरह की कोई भी परवाह नहीं थी। तो रिवोल्ट जो था पूरी तरह से लोकलाइज्ड था और पूरी तरह ऑर्गेनाइज भी नहीं था, तो वेल प्लान नहीं थे। जिसके हाथ में जो हथियार आया वो हथियार लेकर उन्होंने ब्रिटिशर्स को मारना स्टार्ट कर दिया, तो स्ट्रैटेजी नहीं थी अल्टीमेटली अगर हम लोग करें तो, इस वजह से इंडियन से लड़ाई हारे। दूसरा, ब्रिटिशर्स के पास रिबेलियन से बेटर रिसोर्सेज और बेटर हथियार थे, मॉडर्न वेपन्स थे, कोई तलवारों से लड़ रहा है, कोई तीर कमान। ब्रिटिशर्स आर हैविंग उस टाइम की मॉडर्न तोप उनके पास, मॉडर्न बंदूकें उनके पास थी। सबसे मेन बात ये कि जो लीडर्स थे वो मिलिट्री स्किल्स नहीं जानते, पेट्रियाटिज्म था, लड़ रहे थे सोल्जर्स बहुत सारे, बस ऐसे किसान लड़ रहे हैं, जमींदार लड़ रहा है, बट ब्रिटिशर्स जो थे दे आर ट्रेन्ड मिलिटेंट्स। के बाद हम लोग बात करें तो बहुत सारे राजकुमारों ने ब्रिटिशर्स के जहाज़ों में आकर इस रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। ये रिवोल्ट पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया में सीमित रहा, ये भी मैं आपको बता दूँ। साउथ इंडिया इस रिवोल्ट की चिंगारी तक नहीं पहुंची। अगर हम लोग मध्य प्रदेश के नीचे उतर के जाएंगे, अगर आपके साउथ वाले एरिया में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, इस रिवोल्ट की कोई बात ही नहीं, पता ही नहीं लगे रिवोल्ट हो रहा है। तो दिस आर द मेजर रीजंस फॉर द फेलियर। इसके अलावा बहादुर शाह जफर की लीडरशिप भी कमजोर होती है, लैंग्वेज भी, पेट्रियाटिज्म इज ऑल्सो रीजन। अगर हम लोग मेजर इम्पैक्ट के बारे में बात करें, एक चीज, ब्रिटिशर्स ने इसे जस्ट एक मिलिट्री रिवोल्ट कहा है, but for Indians it is actually not just a military revolt, but it is something which is like a sparkle, गाड़ी का काम किया है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 में। सबसे पहले इंडियन, अब रिजल्ट क्या निकल के आता है रिवोल्ट का, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन को चला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन जो है वो अज्यूम कर लेता है सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया और क्वीन विक्टोरिया बिकम्स द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन promised to respect The Queen promised to respect rights and dignity, general amnesty to all offenders except murderers. सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और हत्या करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, सबकी राइट्स और डिग्निटी को क्वीन करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया गया, उसमें सिख, गुरखा और पठान को भर रखा गया। अवध के जो सोल्जर्स थे उन लोगों को आर्मी
कम किया गया। तो मुगल डायनेस्टी फाइनली खत्म हो जाती है बहादुर शाह सेकंड की डेथ के बाद, और अब मुगल बादशाह भारत के बादशाह नहीं बनते। इसमें जब आप मुगल डायनेस्टी पढ़ते हैं तो मुगल डायनेस्टी 1857 तक कंटिन्यू रहती है। बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह सेकंड वॉज कंसिडर्ड एज द लास्ट मुगल एम्परर। मुगल डायनेस्टी यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, और ब्रिटिश क्राउन जो है यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। दिस वॉज बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर, जो रंगून में जाके जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है वो लोगों को दे दिया जाता है। क्वीन के प्रोक्लेमेशन के हिसाब से ज़्यादातर इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइम करते हैं। 1861 काउंसिल एक्ट आता है। इवन नॉमिनली इंडियंस को जो है वो ब्रिटिशर्स अपने सर्विसेज के अंदर मिलाना शुरू कर देते हैं। रेशियल अपोजिशन जो बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट करना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज के बाद स्टार्ट करते हैं। उसका कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया को भुगतना पड़ता है बाय द ब्रूटल पार्टीशन ऑफ 1947, जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट्स बन करके आए और ब्रिटिशर्स आगे जाकर इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस वॉज अबाउट द माइटी रिवोल्ट ऑफ 1857। इस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली जो है वो एंड हो जाता है, एंड फर्दर यहाँ से अब राजा महाराजाओं का शासन खत्म होता है और नेशनलिस्ट मूवमेंट धीरे धीरे करके जो है वो आगे स्टार्ट होंगे हमारी। होप यू लाइक दिस लेक्चर। मैंने कोशिश की पूरा रिपोर्ट ऑफ 1857 आपको वन शॉट समझाने की। यू विल गेट द पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल, एंड टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए अपने फेवरेट चैनल। हाँ, जय हिंद।